Welcome to MCOM second semester students for the subject of research methodology lesson number 17. आज ये लेसन में हम पढ़ेंगे एक सैम्पलिंग प्लान को कैसे डेवलप किया जा सकता है रिसर्च के अंतर्गत। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा, महाराष्ट्र। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या साइड पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेवलपिंग सैम्पलिंग प्लान के बारे में। दूसरा बेसिक सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बेसिक सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो पद्धतियां हैं उसके बीच की जो डिफरेंस है उसके कंपैरिजन करेंगे। पहले सैंपल और सेंसस, ये दोनों के बीच में फर्क क्या है बोलते हैं। सैंपल माने क्या है, एक यूनिवर्स से अपने को कुछ चंद यूनिट्स को निकाल के उसके अनुसार यूनिवर्स या टोटल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। अब सेंसस उसकी अपोजिट है। यहाँ सैंपल नहीं चलता, वन टू ऑल, एक से लेकर लाख तक सब कुछ सभी को उसमें इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंसस। तो अभी ये दोनों के बीच में क्या फर्क है देख लेते हैं। पहला बजट के विषय ले लेंगे। बजट माने खर्चा। सैंपल की खर्चा कम होगी और सेंसस के अगर सर्वे करेंगे तो बहुत यूज लार्ज एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब टाइम अवेलेबिलिटी, सैंपल अगर सर्वे करना है बहुत कम समय में हो जाता, लेकिन सेंसस को बहुत दीर्घकालीन यात्रा करना पड़ता है सर्वे करने को। पॉपुलेशन साइज, सैंपल कितना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर रहा तो सैंपल छोटा रहेगा, यानी पॉपुलेशन साइज सैंपल के लिए क्या रहेगा, बहुत लार्ज रहेगा। लेकिन सेंसस के लिए पॉपुलेशन साइज कैसे रहेगा, स्मॉल रहेगा। इसके ऑपोजिट है, यानी अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो सैंपल स्मॉल रहता है। वैसे अगर स्मॉल सेंसस है तो ऑटोमेटिकली सेंसस लार्ज रहने वाला है, क्योंकि सेंसस करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 करोड़ लोगों को करना है तो ऑटोमेटिकली सेंसस तुम्हारा स्मॉल ही लेना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएंस इन द कैरेक्टरिस्टिक, सैंपल में स्मॉल है, सेंसस में लार्ज है। कास्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर्स, अब सैंपल से कम है तो एरर भी कम होगा, लेकिन सेंसस में गलतियां ज़्यादा करने की शक्यता रहती है। कास्ट ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सैंपल में बहुत ज़्यादा है और सेंसस में कम है। नेचर ऑफ मेजरमेंट, सैंपल डिस्ट्रक्टिव है, यानी घातक है, क्योंकि कभी कभार सैंपल की जो एनालिसिस सही नहीं रहा तो टोटल यूनिवर्स की गलत समझना हो जाता है। लेकिन सेंसस में क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि हर आइटम को फर्क के देख के रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट वन, अटेंशन टू इंडिविजुअल केसेस, सैंपल में हर इंडिविजुअल चीज को गिनना होता या परखना होता, लेकिन सेंसस में ओवरऑल लिया जा सकता है। आज आप पढ़ेंगे द सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस। ये फ्रेम में आप देख रहे हैं कि आपके पास 5 स्टेप्स है। डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटरमाइन द सैंपल फ्रेम, सेलेक्ट द सैम्पलिंग टेक्निक्स, डिटरमाइन द सैंपल साइज एंड एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। एक एक आइटम देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपिंग द स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सैंपल प्लान, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। So the basis for defining the population of interest includes A. Geography, B. Demographics, C. Uses and 4. Awareness। यानी जब हम सैंपल के पहले पॉपुलेशन या यूनिवर्स की बात करते हैं तो इनको कैसे सेगमेंटेशन किया जाता है जियोग्राफिकली, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल, ऐसा लेते हैं। डेमोग्राफिक्स, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, मेल, फीमेल, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड,
और सेमी एजुकेटेड, टेक्निकल क्वालिफाइड, जनरल क्वालिफाइड, ये सभी जो चीज़ें हैं ये जो डेमोग्राफिक्स में आता है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड जितने भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद यूज़, हम कौन सी परिस्थिति में ये पॉपुलेशन को डिफाइन करने वाले हैं उसके ऊपर ये निर्भर है। फिर उसके बाद अवेयरनेस, जिन पॉपुलेशन के बारे में हम डिफाइन करते हैं उनके बारे में कितना अवेयरनेस अपने को है, क्योंकि सैंपल तैयार करना है तो पहले पूरी पॉपुलेशन या यूनिवर्स के बारे में 100% नॉलेज रहेंगे तभी सैंपल परफेक्ट हो जाएगा एक रिसर्चर के हाथों से। तो इसीलिए डिफाइनिंग द पॉपुलेशन इज द बेस्ट एंड फर्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए अपने को क्या क्या नॉलेज रहना चाहिए? ज्योग्राफी का वैल्यू होना, डेमोग्राफिक्स का वैल्यू होना, यूज होना या यूसेज होना, उसके बाद अवेयरनेस होना। स्टेप 2 क्या है? चूजिंग ए सैंपल फ्रेम। जब ये सब रहा तो स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं? एक सैम्पलिंग फ्रेम को डेवलप करते हैं। ये फ्रेम कैसे आएगा? द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स फ्रॉम विच टू सेलेक्ट यूनिट्स टू बी सैंपल। जहाँ से अपने को सैंपल बनाना है तो वो जो सैंपल कहाँ से आएंगे? सैम्पलिंग फ्रेम से होंगे। यानी सैम्पलिंग फ्रेम में सैंपल लेने लायक जितने भी जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स है वो सब रहने वाला है। स्टेप 3, सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब अपने को सैम्पलिंग टेक्निक्स ले, सैम्पलिंग करने के लिए सैम्पलिंग फ्रेम रेडी हो गया। अब सैम्पलिंग फ्रेम से सैम्पलिंग करने के लिए कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो वो कौन सी टेक्निक होना, तो वो फाइनलाइज करना स्टेप 3 का बात है। उसमें पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपल्स है, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स है और तीसरी जो मुद्दा है वो सैम्पलिंग एरर है। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में क्या आएगा? सैंपल्स इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ए नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। यानी फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 में से 4 को निकालना है, तो 10 में से 10 लोग वैलिड है। ये 10 में से कोई भी आदमी ये 4 में हो सकता है। यानी हर आदमी को चुनने की कितना संभाव्यता है और ना चुनने को भी उतना ही संभाव्यता है, तो जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है? इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इन नॉन रैंडम मैनर। मीन्स साइंटिफिकली कोई एरर करने की जगह नहीं छोड़ना और एक्यूरेट लेवल से सिलेक्शन, पॉपुलेशन से सैंपल की सिलेक्शन होना। इसके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लो, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन ले लो या कोई भी और एक ऑपरेशन ले लो, लेकिन ये जो सिलेक्शन है सैंपल का वो 100% साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अप्रूव्ड वे ऑफ डूइंग द सैम्पलिंग, इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और उसके बाद तीसरा है सैम्पलिंग एरर। जब अपन सैम्पलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आधी पर्टिकुलर आइटम छूट भी सकता है, इग्नोरेंस भी हो सकता है, यानी ना जानने के परिस्थिति हो सकता है, या जानबूझ के गलतियां करना भी हो सकता है, या कभी कभार जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम सोचने वाले हैं कल जाके वो उसमें बदल आ सकता है, तो वो सैंपल एरर में आ सकता है। फिर उसके बाद स्टेप्स इन डेवलपिंग ए सैंपल प्लान। एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में क्या क्या है? सबसे पहले, द रिसर्चर कैन बी श्योर ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन from a representative cross section of the population of interest. A sampling error can be computed. The survey results are projectable to the total population. ये है probability sample की advantages है। क्या है? The researcher can be sure of obtaining information from a representative cross section of the population of interest. यानी कहीं से भी रिसर्चर की जो इंटरेस्ट है वो क्लियरली क्रॉस सेक्शनल इंटरेस्ट है। उसके बाद सैम्पलिंग एरर कैन बी कंप्यूटेड। प्रोबेबिलिटी सैंपल में जो एरर है उसको कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन किया जा सकता है।
द सर्वे रिजल्ट्स आर प्रोजेक्टेबल टू द टोटल पॉपुलेशन। आप जो सैंपल ले रहे हैं उसकी जो आउटकम है वो पूरा पॉपुलेशन को लागू किया जा सकता है। यह है प्रोबेबिलिटी सैंपल के बारे में। अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपल की जो डिसएडवांटेजेस है, अभी एडवांटेजेस पढ़े थे, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? दे आर मोर एक्सपेंसिव देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स ऑफ द सैंपल्स इन मोस्ट केसेस। The rules for selection increase interviewing costs and professional time must be spent in developing the sample size design. अब ये जो probability sampling के सबसे घातक disadvantage क्या है? बहुत समय लेने वाला है, सैंपल साइज कभी कभार गलत भी हो सकता है, और जितना सैंपल हमने लिया उसको इंटरव्यू करना, वहाँ जाके आना, वहाँ बहुत सारे समय बिताना, उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस बेयर करना, और जो करने के समय कुछ रिस्की सिचुएशंस होते हैं उसको भी लेना, ये सभी बातें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को एडॉप्ट करने के समय रिसर्चर या रिसर्च सिस्टम को लग सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैंपल्स टेक मोर टाइम टू डिजाइन एंड एक्सिक्यूट देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी मैंने साइंटिफिक है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, कंप्यूटर के जरिए हो, कैलकुलेटर के जरिए हो, या जिसके पास मैथमेटिकल नॉलेज है वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपल में वैसा नहीं है ना, इसमें बहुत कुछ सोच समझ कर, कुछ मैनिपुलेटेड कॉन्सेप्चुअल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए ये प्रोबेबिलिटी सैंपल को किया जा सकता है। तो इसी का वजह से एरर भी ज़्यादा हो सकती है। फिर इसके बाद स्टेप्स इन डेवलपिंग ए सैंपल प्लान। अब एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, अब तो पहले प्रोबेबिलिटी सैंपल हो गया, अब दूसरा एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। सबसे पहले एडवांटेज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या क्या है? ये लेस कॉस्टलियर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर लॉजिकल है, मोर सिस्टमेटिक है और मोर एक्यूरेट हो रह सकती है। जहां इनएक्यूरेसी ज़्यादा है वहां कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्यूरेटली ये हो सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स ऑर्डिनरली कैन बी कंडक्टेड मोर क्विकली देन प्रोबेबिलिटी सैंपल। उसको अगर 10 दिन लगता है, इसको 1 घंटा लगता है। अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को 10 दिन लग सकता है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग माने सिस्टमेटिक है ना, साइंटिफिक है ना, एक फॉर्मूला रहेगा उसकी हिसाब से कर लो, 1 घंटा में हो जाता है। तो इतना फर्क है टाइम कंजम्पशन में। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है? सैंपलिंग एरर कैन नॉट बी कंप्यूटेड, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टमेटिक है ना, तो मैथमेटिकली वो डिफाइन कर दिया गया है। तो इसमें हम सैंपलिंग एरर कितना है उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकली अरेंज्ड लॉजिकली है, तो इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सैंपलिंग एरर नहीं रहेगा ऐसे समझ के अपने को ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स को बना सकते हैं। उसके बाद द रिसर्चर डज नॉट नो द डिग्री टू विच द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट हैज ड्रॉन। अब ये कितना यूनिवर्स से लगभग मिलता रहता है, उसकी परसेंटेज कितना है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में अपन बता सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैकेनिकल है, मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है। तो यू कैन नॉट से दैट कितना डिग्री ये उससे कनेक्टेड है, यानी ये सैंपल पॉपुलेशन या यूनिवर्स से कनेक्टेड है, कितना डिग्री कनेक्टेड है, कितना डिग्री तक रेलेवेंसी है, वो भी नहीं बता सकते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स कैन नॉट एंड शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड टू द टोटल पॉपुलेशन। ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के जरिए जो करते हैं रिसर्च, उसमें जो सैंपल्स लिया जा सकता है उसकी जो आउटकम है वो पीपल को डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो लॉजिकलिटी ज़्यादा है। सामान्य जन को उसकी अवगत होना इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद स्टेप 4, डिटरमाइन द सैंपल साइज। अब एक बार प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक से अडॉप्ट करने के लिए उसमें से एक आधी दोनों में से एक को लिया और चुन लिया, फिर उसके बाद क्या है, सिंपली अपने को सैंपल साइज को डिटरमाइन करना है। तो सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी तुम्हारी जो द नेचर ऑफ सैंपल है या द साइज ऑफ ईच आइटम इन द सैंपल है, ये सभी बातें आप
नज़र में रखते हुए डेवलपिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, जो सैंपल हम चुनने वाले हैं उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी जो पद्धति है वो सब नज़र में रखते हुए इसको कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 5, एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्लान प्रोसेस। द फाइनल स्टेप इन द सैम्पलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशनल सैम्पलिंग प्लान डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्टेप्स। इसके पहले जो 4 स्टेप्स है उसको अमल करना है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द स्टेप इंक्लूड एडिक्वेट चेकिंग टू मेक श्योर दैट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आर एडहेरेड टू। ये फाइनल जो स्टेप है वो सभी पहले 4 स्टेप्स को और 2 बार 3 बार उसको सही सलामत देख कर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, और करने के वक्त इतनी जागरूकता लेना कि वो सिस्टमेटिकली और परफेक्टली उसको एडिक्वेट चेकिंग करते हुए उसको काम करना है। थैंक यू। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द लेसन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू once again the lesson at least 1 or 2 times more, such that you can be in a position to understand what actually the sampling plan development is concerned. Thank you very much. All the best.